अस्सलाम वालेकुम। द जर्नलिस्ट कट में आज मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं सर बिल्कुल ठीक हूँ। सर इसहाक डार के नवासे पर जो इल्ज़ामात लगे हैं लाहौर इंसिडेंट में, तो उसका इसहाक डार की जो पॉलिटिकल उनका करियर है उस पर क्या मनफी असर आ सकता है? क्योंकि फैसल वाडा साहब ने भी इसहाक डार के बारे में एक बहुत ही लोडेड किस्म का ट्वीट किया है और आप जानते हैं कि फैसल वाडा साहब किन हलकों को, किन क्वार्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड पहले भी इसहाक डार का मामला काफ़ी शेडी रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब PDM 1 की हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे तो उनको हटाकर इसहाक डार को वज़ारत ख़जाना दी गई थी। लेकिन फिर 2024 के जो इलेक्शन हुए उसमें इनको इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ारत ख़जाना कंटिन्यू नहीं करने दी और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को उनकी जगह पे लगा दिया गया। और ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट को इसहाक डार साहब का मईशत संभालने का तरीका नहीं पसंद। और सिर्फ ये नहीं, इसहाक डार साहब को पार्टी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पावर स्ट्रगल का सामना है। तो पहले एक क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद मैं इस पर डिस्कस करती हूँ आपसे। I've seen people, शायद खान जो जेल गया है, मिफ्ता गया है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸਫਰਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਤਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ if he doesn't behave। सर आपने ये इसहाक डार का क्लिप सुना, उनकी ऑडियो क्लिप सुनी और ये वैसे तो पुरानी ऑडियो क्लिप है लेकिन काफ़ी गहरे अंदाजे लगाए जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है अब इस वाक़े का उनके पॉलिटिकल करियर पर क्या असर आएगा? क्योंकि ये ख़बरें काफ़ी टाइम से गर्दिश में हैं कि इसहाक डार साहब दोबारा से वज़ारत ख़जाना हासिल करना चाहते हैं। तो क्या ये वाक़या एक मेजर हर्डल बन पाएगा उनके इस सफ़र में? देखें, इस वक्त भी वो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है क्योंकि वो पहले भी जो हमारी मईशत की कई इकॉनमी के हवाले से जो कमेटीज़ हैं उनके भी वो सरबराह हैं और उनका ख़ास तौर पे जो विजन है वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर ही रहे हैं। ये पहला मौका है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है और उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं मिली थी 24 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि इस हाइब्रिड रिजीम में एस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही थी कि इनका जो तरीक़ाकार है IMF को डील करने का या जो मईशत की बहाली का, वो समझते हैं कि शायद कुछ नुमाइशी इक़दामात ये कर लेते हैं और वक्ती एक रिलीफ भी दे देते हैं, लेकिन उसके नतीजे में इकॉनमी और ख़राब हो जाती है। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने इस दफ़ा उनको नज़दीक भी नहीं फटकने दिया वज़ारत ख़जाना के और वो औरंगज़ेब साहब को लेकर आ गए। फिर बहरहाल इनको जो बेस्ट स्लॉट था वो वज़ारत ख़ारजा का मिल गया। उसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि ख्वाजा असफ़ साहब जो हैं, ये जो आपने ऑडियो क्लिप सुनाया, इसमें अगर उनका इशारा है तो ख्वाजा आसफ़ साहब या उनके जैसे कुछ और जो उनके कलीग्स हैं उनके बारे में है। ख्वाजा साहब का ख्याल था कि उनको वज़ीर ख़ारजा बनना चाहिए था, क्योंकि वज़ारत दफ़ा जो है वो तो बिल्कुल एक वहाँ पे होना ना होना एक बराबर है, एक सिंबॉलिक सा है। सारे काम तो सेक्रेटरी दफ़ा करते हैं या इवन जो उनकी वज़ारत है फील्ड मार्शल साहब अपने तौर पे हाई प्रोफाइल उनका काम है, तो वो वज़ारत दफ़ा तो एक तरह से वो बेकार सी चीज़ है। लिहाजा जो एक बिल्डअप हो रहा था कुछ अरसे से कि इसहाक डार साहब को वापस वज़ारत ख़जाना दी जाए, वो शायद रुक जाएगा। वजह यह है कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट पहले ही उनकी ये जो होता है हैंडलिंग, मईशत की जो हैंडलिंग है उसके हवाले से कोई खुश नहीं है, बल्कि नाराज़ थी, तो उन्होंने एक दूसरा बंदा वो लेकर आए थे। तो अब ये जो वाक़या पेश आ गया है, ये एक उनकी मॉरल पोजीशन का भी वाक़या है। अगरचे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में या कोई रिश्तेदार जुर्म करता है तो उसकी वजह से आप किसी उनके बड़े को सज़ा तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप देखा जाए किसी भी मामले में जो आपके सिबलिंग्स होते हैं या आपकी फैमिली होती है, वो आपका इख्तियार भी तो यूज़ कर रहे होते हैं ना।
यही अभी तक रिपोर्टिंग हो रही है कि उन लड़कियों के जो वीज़े प्रोसेस करवाए गए थे, वजारत ख़ारजा के ज़रिए करवाए गए थे, उसने जब सिंगापुर में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया रज़ा डार ने, तो अपने आप को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बेटे के तौर पे किया, और इसी वजह से एक उसकी क्रेडिबिलिटी थी जिसकी वजह से फ़ॉरेनर लड़कियां पाकिस्तान आ गईं। फिर पाकिस्तान को उनको बुलाने का जो सेंट्रल मरकज़ी किरदार है वो तो रज़ा डार ही है ना। ये अलग बात कि अब उसके बाद जो इवेंट्स हुए वो क्या हुए उनमें जाए बगैर हम देखते हैं, तो लिहाजा इसका कुछ ना कुछ बोझ तो इसहाक डार साहब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो कानूनी तौर पे तो नहीं हो, अखलाकी तौर पे ज़रूर करना पड़ेगा और सियासी तौर पे उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। लिहाजा वो एक तरह से ख़तरे के एरिए में आ गए हैं इस वाक़े के बाद। वो पहले भी आपने ये जो ऑडियो उनकी पुरानी सुनी, उन्होंने जिस तरह से शाह खाकान अब्बासी का ज़िक्र किया जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर आज़म थे, फिर मिसबा का किया, मिफ्ता का किया, और उन्होंने कहा कि जैसे वो उनके साथ वक्त ने किया या वो रुसवा हुए, इसी तरह ये जो मौजूदा मेरे क्रिटिक्स हैं वो भी होंगे। तो पार्टी के अंदर भी प्रॉब्लम है, फिर इस हाइब्रिड रिजीम में भी प्रॉब्लम है। फिर ये भी कहा जाता है, और ये एक मेरा ज़ाती मुशाहदा भी है, वो जब ये IMF डील हुई थी जो PDM 1 में, और बड़ी स्ट्रगल के बाद वो डील हुई थी। IMF इनकार पे इनकार कर रहा था कि क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी इमरान खान साहब के जाने के बाद जिनके बारे में IMF का ख्याल था कि पाकिस्तान वादा पूरा नहीं करता, तो लिहाजा वो प्रोग्राम देने के लिए तैयार नहीं थे। तो फाइनली जब ये प्रोग्राम मिल गया IMF का इनको, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नर हाउस लाहौर में रखी गई। उसमें वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी पूरी टीम मौजूद थी, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और सारे लोग। तो जो मैंने अपनी आँखों के सामने एक वाक़या देखा कि उस मौके पे इसहाक डार साहब ने इब्तदाई गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अगर IMF डील ना भी होती हमारी, तो हमारे पैरेलल अरेंजमेंट्स थे, हम मईशत को आगे लेकर जा सकते हैं IMF के बगैर भी। तो जब उन्होंने ये कहा कि अरेंजमेंट्स हमारे पास पूरे हैं, IMF ना भी देता तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुस्से का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि ये कहना गलत बात है कि हमारे पास अरेंजमेंट्स थे। IMF की डील मिलने के नतीजे में ही हमें बाकी चीज़ें भी मिलेंगी, बाकी दोस्त मुल्कों ने और से मदद मिलेगी। तो उससे एक डिस्प्लेयर साफ नज़र आ रहा था। फिर ये भी कहा जाता है ना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त हैं, तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर थोप दिया गया उनको ना, एक तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया, वज़ीर ख़ज़ाना ख़ारजा भी बना दिया गया। तो इसलिए हो सकता है कहीं शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब के दरमियान वो तो एक एपरेंट वाक़या सामने था जो मैंने आपको बता दिया, कोई प्रॉब्लम हो, और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे भी प्रॉब्लम है पावर दैट बी की तरफ, तीसरा ये वाक़या हो गया। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिन इनके लिए कुछ अच्छे नहीं होंगे। जो इनके ख़िलाफ़ लॉबीज़ हैं वो मुतहर्रक हो सकती हैं, और इनको आने वाले दिनों में सवालात का भी सामना करना पड़ सकता है। और चूँकि ये केस चल रहा है उनके नवासे का, इस केस में फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके अफेक्ट्स भी इनसे सवालात की सूरत में पूछे जाते रहेंगे। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल वैसे यही था कि ये जो केस है, कल हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात की, लेकिन आज फिर इसकी एक छोटी सी डायरेक्शन ये निकलती है कि इस केस का ड्रॉप सीन, इस केस की एंडिंग क्या होगी, क्योंकि कल से बहुत सारे तज्ज़ियाकार एक तो ये बात कर रहे हैं, और मैं नजम सेठी साहब के प्रोग्राम में उनको भी ये कहते सुना कल ही के प्रोग्राम में कि इस केस को फॉलो नहीं किया जाएगा क्योंकि जो फॉलो करने वाली लड़कियाँ थीं वो तो चली गई हैं अपने अपने मुल्कों में वापस। तो इसका कोई समझे ये केस बंद हो गया, क्लोज हो गया, कुछ भी इसका अब नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि कोई एक्टिवली इसको फॉलो ही नहीं करेगा, कोई इसमें वो विटनेस ही नहीं बनेगा। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये ख़त्म हो गया केस? देखें, अगर कानूनी तौर पे देखा जाए ना, तो उन्होंने दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट को
अपना जो बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और उनका तिब्बी मुआयना भी हो चुका है दोनों का, जिसको MLC कहते हैं, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। ये दोनों एविडेंस हैं जिनके नतीजे पे केस चल सकता है। लेकिन शायद उनका ये कहना है कि मुद्दई पाकिस्तान में ना हो और मुद्दई की तरफ से वकील जो है वो ना हो, तो शायद पाकिस्तान में केस अदालतों में सस्टेन नहीं कर पाता और उसके नतीजे में उनको कोई बेनिफिट मिल सकता है मुल्ज़िमों को। ये शायद बात हो रही है। लेकिन मैं एक बात पे बहुत हैरान हूँ, वो ये है कि जो दलाइल अपने हक में रज़ा डार को देने चाहिए या रज़ा डार के वकला को देने चाहिए, वो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे रहा है और उनको साफ एक तरह से क्लीन चिट मिल रही है। मैं मुनीफ फारूक को सुन रहा था, उसने कहा कि रज़ा का तो नाम भी नहीं है रेप करने वाले लोगों में। अब है या नहीं है ये कल की बात है। मंसूर अली खान ने भी सेम स्टांस लिया। मंसूर अली खान ने भी यही बात की है, वो डिफेंड कर रहे थे। अच्छा, और जो बाहर बैठे हुए हैं यूट्यूबर्स जो PTI के हामी हैं, वो जनाब मरियम नवाज़ साहबा पे और बाकी सब लोगों पे ये चार्जशीट कर रहे हैं इस वाक़े की। तो मेरा ख्याल है कि अदालत नहीं लगानी चाहिए, ना किसी को बरी किया जा सकता है कैंपेन चला के या कैंपेन चलवा के, या वो भी जो बाहर बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि जी CCD के अपने नेफे में पस्तौल चल गया, यानी वो जिस तरीके से लोगों को हाफ फ्राई करते थे, तो इस वाक़े ने वाकई CCD को भी फ्राई कर दिया है। अगर आप देखें अखलाकी तौर पे उनका जो था ना एक तशख़्ख़ुस के, उसके नतीजे में क्या उनका एक दहशत थी पूरे पंजाब में। तो अब उंगलियां उठ रही हैं कि ये भी साइमल्टेनियसली उसी तरह का एक थमेटिक वाक़या है जिस तरह के दूसरे वाक़यात हुए। तो यहाँ पे मामला रेगुलर पुलिस क्यों देख रही है, CCD के पास क्यों नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन? और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स 1000 से ज़्यादा लाहौर में पंजाब में CCD ने किए, उन पर भी मज़ीद सवालात उठाए जा रहे हैं। अगरचे ये आप जो कह रही हैं ना, इसके हमारे पास सबूत तो नहीं है, मुबैना तौर पे ये बात कही जा सकती है, लेकिन ये हर जगह पे रिपोर्ट हो रही है। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़यात अब मैंने देखा है कि कैसे कैसे कवर अप हो रहा है। वो रज़ा डार को जब अरेस्ट किया गया और इन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, तो SHO इन लोगों को चारों को लेकर गया था रिमांड लेने के लिए जज के पास। तो उसने कहा था सुबह लेकर आना। तो अब उस जज, अगर वो जज गलत होता तो ये पुलिस को अपना SHO मुअत्तल करना पड़ता, सवाल ही नहीं। अब उस जज को बुरा भला कहा जा रहा है कि जज ड्यूटी पर था तो उस जज ने क्यों नहीं सुना। और ये हमारे एंकर्स बात कर रहे हैं, ये हमारे तज़कियाकार बात करते हैं। भाई अगर जज ने गलत कंडक्ट किया, अगर वो ड्यूटी जज था और उसने अपने घर केस सुनने से इनकार किया, तो फिर पुलिस को क्या प्रॉब्लम थी कि वो अपना SHO मुअत्तल करती? आप मिसकंडक्ट तो पुलिस की तरफ से कोई हुआ है ना, जिसकी वजह से उनको अपना बंदा मुअत्तल करना पड़ा। तो इसी तरह रज़ा डार जो है इस मामले में बेगुनाह है या नहीं बेगुनाह, इसका फ़ैसला अदालत को करने देना, ड्यू प्रोसेस के तहत फ़ैसला होना चाहिए ना। फेयर ट्रायल। और आप ये तासुर दे रहे हैं, रायामा ये बना रहे हैं कि वो तो बरी हो जाएगा, वो तो ये हो जाएगा, और वो तो मसला ही कोई नहीं। फिर रायामा ये भी है कि मरियम साहबा ने सख्ती की, अगर सख्ती की है तो कैसे बरी हो जाएगा? सर ये तो एक तरह से पेड प्रमोशन भी लग रही है, नैरेटिव बिल्डिंग। जो भी, हम नहीं कह सकते कि पेड प्रमोशन है ये जो भी है, लेकिन हो रहा है। अब आपके सामने ये सारी बातें, जो मुखालिफ हैं वो ठोक के इनको सारा मामला ही इनके ऊपर डाल रहे हैं, और जो हामी हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें अपनी अपनी दुकानें चमका रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ उन लड़कियों। लेकिन अगर मुझे ये बताएं कि हॉलैंड वाली लड़की जो है वो केस को परस्यू करने के लिए वापस आ जाती है और अपना वकील लेकर आ जाती है और उनकी एम्बेसी उनको सपोर्ट करती है, तो फिर ये सब कहाँ जाएंगे? और ये जो कहा जा रहा है ना कि रज़ा डार जो है वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, रेप केस में, तो पहला सवाल ये है कि उनको पाकिस्तान बुलाना, उनके वीज़े प्रोसेस करवाना, उनको क्रिप्टो करेंसी के बिज़नेस की शेयरिंग, उसके मरकज़ी किरदार तो ये खुद है ना। और फिर वो कहती हैं कि
इन्होंने हमें यूं एहसास दिलाया कि वो भी अगवा हो गए साथ रेंट, और बाद में पता चला कि नहीं, मुल्ज़िमों के साथ ही वो शामिल थे। और अभी भी उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, मुल्ज़िमों से अलग नहीं किया गया, यानी वो एक ही केस में चारों बंदे जो हैं वो चालान हुए हैं। सर वैसे आपको लगता है कि इसी केस की मद में डार फैमिली पर कुछ और हिडन केसेस भी खुल जाएं, कोई घपले के, कोई पैसों के? नहीं, वो तो अभी नहीं खुलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है, वो तो कोई मुखालिफ पार्टी आएगी तो वो खोलेगी। लेकिन सवाल ये है कि इसी तरह का केस, बाज़ लोग कहते हैं जी इसमें सज़ा क्या मिलेगी। शबनम रेप केस एक बड़ा मशहूर केस था, कोई मिस्टर बंदयाल थे, फ़ारूक बंदयाल, तो उनके ख़िलाफ़ था ये केस। तो उसमें और बाकी लोगों के को सज़ाए मौत हुई थी उस मामले में ना, जो कि बाद में शायद कन्वर्ट होगी वो सज़ा, लेकिन वक्ती इसकी जो रेप केस है इसकी अच्छी खासी सज़ा है। तो लोग कहते हैं कि ये मामला जो है ना इसी तरह टल जाएगा। हम ना वकील हैं ना अदालत हैं, लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक कहा जा सकता है कि ये एक संगीन मामला है और इसको लेट द कोर्ट डिसाइड। मीडिया कैंपेन ना हक में होनी चाहिए ना खिलाफ। मेरा ख्याल है चूँकि इनके ख़िलाफ़ जो मीडिया कैंपेन हो रही है उसके लिए उन्होंने कुछ अपने दोस्तों को कहा कि कुछ हमारी भी फेवर करें, तो ये इस तरह से हुआ है। ठीक है सर, ये तो हो गई इस केस की बात। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट इशू हमने डिस्कस करना है आज, वो है टीएलपी का। टीएलपी को एक दफ़ा फिर से लाहौर में मौका दिया गया है और इस दफ़ा जियो न्यूज़ का बहाना उनको मिल गया कि जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़ मुजाहरे करने के लिए उनको कई महीनों बाद टीएलपी को इजाज़त दी गई है कि वो मुजाहरे करे। पहले मुरीद के इंसिडेंट के बाद इनको तकरीबन डंप कर दिया गया था, लेकिन फिर से इनकी एक स्पेस बना दी गई है, इनको सर उठाने की इजाज़त दे दी गई है। तो इसके क्या आने वाले वक्त में कोई और इनसे काम लेना है, ये इनको मौका देने की क्या ज़रूरत थी टीएलपी को, एक इतनी एक्सट्रीमिस्ट जमात को? हम बतौर कौम और रियासत, हमारा अलमिया ये है कि हम अपने ज़ख्मों को ना अगर कभी भरने लगें तो हम उनको खुरच के फिर ताज़ा कर लेते हैं। ये एक ट्रेजेडी है। आज से 3 महीने पहले यही टीएलपी को हमारी रियासत कह रही थी कि उन्होंने दहशतगर्दी की, उनके हेडक्वार्टर पे जाके छापा मारा गया, पैसे बरामद हुए, असला बरामद हुआ, उन तीनों भाइयों को गिरफ़्तार कर लिया गया और कहाँ रखा गया, पुरस्रार तौर पे बताया जा रहा था, नहीं जा रहा था। उनका सारा बिल्डअप जो है वो ख़त्म हो गया, उनके दफातर जो हैं वो बंद कर दिए गए। और आज आपको ज़रूरत पड़ी है जियो के ख़िलाफ़ एक एहतजाज करने की, तो आप किसी दूसरे हल्के फुल्के किसी मौलवी को कहते 100-200 बंदा लेकर वो भी आ सकता था। तो या तो आप किसी को बुरा ना कहें, हमारी रियासत को चाहिए कि यकदम उठा के आप ना दीवार पे खड़ा कर देते हैं, लेबल लगा देते हैं कि ये तो मुल्क दुश्मन और फलां, और फिर उन्हीं को पचकार के उनको नए कपड़े पहना के फिर मार्केट कर देते हैं। तो ये बड़ा अलमिया है। हमें हर तरह की मुल्क के अंदर एक जो दहशत पसंद तंजीमें हैं या जिनका एक रवैया है लोगों को हरास करने का, उनको डिस्करेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो असला है या मिलिटेंसी है उसका अख्तियार सिर्फ आपकी रियासत के पास होता है, किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होता। और जब आप उनको मौका देते हैं ना किसी जगह पे, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो फिर जो आम लोगों को दबाने के लिए जो कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं उनका अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता। तो देखना चाहिए रियासत को फ़ैसले करते हुए। आज केपी पूरा जो है वो उन्हीं लोगों के हाथों यरगमाल है जिनको हमने नाश्ते भी करवाए थे, खाने भी खिलाए थे, ट्रेनिंग भी दी थी, पैसा भी दिया था। तो इस तरह के तजुर्बों से हमें एहतियात करना चाहिए। अब सर लास्टली मैंने आपसे ये डिस्कस करना था कि पंजाब सुथरा पंजाब स्कीम मरीम नवाज साहिबा की, उस स्कीम के एक वर्कर ज़ीशान, उन्होंने ऑफिस में ख़ुदकुशी की और बहुत सारी, मैं एक डॉन में भी रिपोर्ट पढ़ी थी कि 40,000 उनकी माहाना तनख्वाह डिसाइड की गई थी सारे सुथरा पंजाब के वर्कर्स की, लेकिन उनको 20,000 मिलता था और पिछले 2-3 महीनों से 20,000 भी नहीं मिला था। तो बहुत ही दिल खराश वाक़या, और आए रोज़ हम इस तरह के वाक़यात पूरे पाकिस्तान में सुनते हैं। इसके साथ ही आज
आज जो लोधरा से न्यूज़ आई, वो 2 मज़दूर एक पाइपलाइन साफ़ करते हुए अंडर द ग्राउंड, वो सांस बंद होने से, दम घुटने से उनकी मौत हो गई और वो सीढ़ी भी नहीं लगा सकते थे। उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी उसकी डिटेल्स बताई हैं कि कैसे हेल्पलेसनेस थी उस टाइम पे, तो वो अपनी जान नहीं बचा पाए। तो आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? ये वाक़यात हम कब तक इस तरह के सुनते रहेंगे और हम ये कब तक इस तरह की बातें भी करते रहेंगे? ये तो साल से चलती आ रही हैं, हल कोई निकलता नहीं है और वही वाक़या शक्ल बदल के सामने आ जाता है। देखें, ये खरबों रुपए का प्रोजेक्ट है सुथरा पंजाब, और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक ठेकेदार है और ये मैसिव सतह पे एक कंप्लेंट है कि जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। और ये कितना अनफॉर्चुनेट वाक़या है, ये जिन साहब को जो उनको खुद अपनी जान लेनी पड़ी। और आज ये इक्विपमेंट ना होने की वजह से और ऑक्सीजन ना होने की वजह से ये सैनिटरी वर्कर्स अपनी जान से गए। तो जब आपके पास अरबों रुपए के फंड्स हैं, तो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्यों नहीं इनको दिए जाते, ये देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए। उस दिन मरियम औरंगज़ेब साहबा सुथरा पंजाब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी असेंबली के फ्लोर पे। खुद मरियम नवाज़ साहबा इसको बहुत फ़ख्र के साथ इसका ज़िक्र करती हैं। लेकिन ये जो वाक़यात हो रहे हैं ना, ये उनकी नेक नामी या जो भी वो अच्छा काम कर रही हैं गुड गवर्नेंस के नाम पे, तो उसके ऊपर एक तरह से स्याह धब्बा बन जाता है, एक तरह से एक ऐसी चीज़ का निशान बन जाता है कि जो कि फिर साफ़ नहीं किया जा सकता। जिन घरों में जनाजे जाते हैं, जिनके बच्चे यतीम हो जाते हैं, वो कभी फिर आपको दुआ तो नहीं देंगे ना, तो इसलिए आपको ख्याल करना। और सर, बात करना आसान है इस तरह के वाक़यात में, जो लोग गुजरते हैं आपसे भी नहीं सकते। जो वो जैसे मरियम साहबा ने खुद जेल रिफॉर्म्स वाले प्रोग्राम में कहा था ना कि जो जिस पे बीतती है वो जानता है, तो जिस पे बीतती है वाकई वो जानता है। तो हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, इनके जो मिनिस्टर फॉर वो हैं वर्क्स एंड डेवलपमेंट, नहीं, जो इसका सुथरा पंजाब के इंचार्ज हैं, वो बल्दियात के जो मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि वो देखें। और नीचे जो उनका अमला है, सेक्रेटरी साहब और जो इनके डीजी लेवल के बहुत सारे लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, बेशुमार फंड्स हैं इन लोगों के पास। और तो सर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं अपने लोगों को बचाएं, मरने से बचाएं और तनख्वाहों को वो करें ना एक तरह से। अगर एक सरकारी आप महकमा है आपका, इस जिम्मेदारी लगाई हुई है ठेकेदारों के ऊपर कि वो इनको तनख्वाहें दें, और ठेकेदार अक्सर ये कह रहे हैं कि उनका बिल अगर 100 रुपये का होता है तो उनको 50 रुपये 40 रुपये दिए जाते हैं। उनके बिल रोके हुए हैं और वो आगे से तनख्वाहें रोक लेते हैं और फिर इसी तरह से ये मैस क्रिएट होता है सारा। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द शो। अपनी राय से हमें आगाह करते रहिए। कल हम हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।